निफा वायरस के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। एक्चुअली निफा वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा जो है कि सर्च किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को निफा वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और एक्चुअली निफा वायरस भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है और कोविड-19 के जैसे ही ये फैलता है और कोविड-19 से भी ये ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए ICMR के साथ साथ आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है एक गाइडलाइन जारी कर रहे हैं निफा वायरस को लेकर। तो चलिए हम लोग निफा वायरस के बारे में जानते हैं कि निफा वायरस है क्या, एक्चुअली ये वायरस आया कहां से और ये वायरस फैलता कैसे है, और यदि यह वायरस से अगर किसी को इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उससे उसका जो है ट्रीटमेंट कैसे करना है, और अगर निफा वायरस से हमें बचना है तो उसके लिए क्या क्या हमें प्रिवेंशन लेना है, उन सारी बातों को हम लोग अभी इस वीडियो में जानेंगे। तो निफा वायरस जो है कोई नया वायरस नहीं है। निफा वायरस एक पुराना वायरस है और एक्चुअली ये जो है इन्फेक्शियस डिजीज जो है प्रोड्यूस तब करता है जब सितंबर का मंथ हो, सितंबर से लेकर मई के मंथ तक। एक्चुअली ये जो सितंबर से लेकर मई का जो मंथ है ये इस वायरस के लिए, निफा वायरस के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है। तो इसका जो पहला केस है, हम लोग हिस्ट्री देखेंगे निफा वायरस का। निफा वायरस का जो केस है वो पहला केस डिटेक्ट हुआ था मलेशिया में। निफा वायरस का जो पहला केस है वो मलेशिया में डिटेक्ट हुआ था। मलेशिया में डिटेक्ट हुआ था 1998 में पहला केस, जो कि एक पिग फार्मर थे, उसमें ये जो केस है वो डिटेक्ट हुआ था। और ये निफा वायरस आउटब्रेक हुआ था 1999 में। निफा वायरस 1999 में आउटब्रेक हुआ था मलेशिया में। नाम जो निफा है, निफा का जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा, तो एक्चुअली निफा का जो पहला केस डिटेक्ट हुआ था वो डिटेक्ट हुआ था संघाई में। संघाई एक गांव का नाम है, मलेशिया में एक गांव है संघाई, उसके नाम पर जो है इसका नाम पड़ा संघाई निफा। और निफा का मतलब होता है रिवर। निफा का जो मतलब है वो होता है रिवर। उसके बाद 1999 के मई में, 1999 में यहां जो है निफा का 265 केस डिटेक्ट होते हैं। 265 केस जो है आता है मलेशिया में, और जिसमें से 108 केस जो है डेथ हो जाता है। 108 पेशेंट जो है डेथ कर जाते हैं। उस समय वायरोलॉजिस्ट जो हैं या वहां के जो मलेशिया के जो डॉक्टर हैं इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली कारण क्या है। उस समय तक निफा के बारे में कोई भी जानकारी मेडिकल साइंस के पास नहीं थी और कोई भी डॉक्टर इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। इसका जो सिम्टम था, निफा का जो सिम्टम है वो सिमिलर सिम्टम लग रहा था। सिम्टम जो है कि बहुत ज्यादा सिमिलर था जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के जैसे। इसका जो सिम्टम था वो बहुत ज्यादा सिमिलर था जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के, क्योंकि इसमें जो आपका ब्रेन है, ब्रेन में जो है इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर रहा था, तो इसलिए लगता है। और ब्रेन में इन्फ्लामेशन का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। तो इसलिए उस समय डॉक्टरों को लगता था कि जो डेथ हो रहे हैं या जो केसेस आ रहे हैं वो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के हैं, और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के जैसे वहां पर ट्रीटमेंट किया जा रहा था, जिस वजह से ये समझने में वहां देरी होती है और जिस वजह से 108 पेशेंट की डेथ हो जाती है। उस समय यह भी माना जाता था, एक मिसकंसेप्शन था उस समय, कि ये जो निफा वायरस है ये जो फैलता है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो के वजह से फैलता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो अगर किसी भी पर्सन को बाइट करता है और वो जो है ये वायरस को ट्रांसमिट कर रहा था। लेकिन ये भी चीजें आगे चलकर जब आगे और रिसर्च होती है तो ये पता चलता है कि मॉस्किटो की वजह से ये नहीं फैलता है। उसके बाद ये तो मलेशिया में इस तरह की घटना होती है। उसके बाद इसका केस जो है फिर फैलता है 2001 में। 2001 में जो है आपका निफा वायरस चला आता है इंडिया में। उससे पहले इंडिया में निफा के कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हुए थे। 2001 में इसका केस जो है पहला केस आता है इंडिया में और बांग्लादेश में। अब ये मलेशिया से निकलकर अब अलग अलग कंट्री में जाने लगा निफा। तो पहला जो है कि 2001 में इंडिया और बांग्लादेश में इसका आउटब्रेक होता है। उसके बाद दोबारा से फिर ये निफा वायरस 2018 के मई में केरला में 19 केस रिकॉर्ड किए जाते हैं निफा वायरस के। केरला में कितने केस आते हैं? 19 केस रिकॉर्ड होते हैं, और जिसमें 17 डेथ हो जाते हैं पेशेंट का। 17 केसेस में डेथ होता है। इसलिए अभी जो प्रेजेंट में जो केसेस आ रहे हैं निफा वायरस के, जिसमें कि बहुत सारे पेशेंट डेथ भी हुए हैं, इसलिए ICMR प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट
प्लस स्टेट गवर्नमेंट अपना एक गाइडलाइन जारी करती है निफा वायरस से प्रिवेंशन के लिए कि निफा वायरस से कैसे बचा जा सके। और एक्चुअली निफा वायरस में जो फैटल रेट है, डेथ की जो रेशियो है, वो कोविड 19 से 40 से 50 गुना ज्यादा है। कोविड 19 में जो आपका डेथ रेट था वो था सिर्फ और सिर्फ 3 से 4%, 3 से 4% था। लेकिन अगर हम निफा में देखें तो 40 से लेकर 70% डेथ रेट है। इसलिए आईसीएमआर जो है बहुत ज्यादा इस पर गाइडलाइन जारी कर रही है और गाइडलाइन जारी भी कर चुकी है कि कैसे इससे बचा जा सके। अब हम लोग निफा वायरस के बारे में देखते हैं कि निफा वायरस है कैसा और निफा वायरस का क्या क्या जो है कि सिम्टम होते हैं, कैसे होते हैं। तो निफा वायरस जो है, सबसे पहला निफा वायरस जो है एक जूनोटिक वायरस है। निफा जो है एक जूनोटिक वायरस है, एक जूनोटिक वायरस है। अब जूनोटिक कहने का मतलब होता है कि वैसा वायरस जो जानवरों से ह्यूमंस में आए, यानी कि इसका इन्फेक्शन जानवर से इंसान में आता है, उसको हम लोग जूनोटिक वायरस कहते हैं। और ये जो है कि एक इमरजेंसी कंडीशन प्रोड्यूस करता है, ये जो है एक इमरजेंसी कंडीशन प्रोड्यूस करता है, ये जो है एक इमरजेंसी कंडीशन प्रोड्यूस करता है। और इसमें आपके नर्वस सिस्टम के और रेस्पिरेटरी के बहुत सारे कंप्लेन एक साथ आते हैं, इसलिए इस केस को हैंडल कर पाना बहुत टफ होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है निफा वायरस का, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम लोग देखते हैं निफा वायरस का। तो निफा वायरस जो है पहला कहता है पिग यानी कि सुअर, दूसरा जो आता है वो है बैट, और तीसरा जो है इन्फेक्टेड पीपल, इन्फेक्टेड पीपल। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पहला कहता है कि अगर कोई पिग है और पिग से जो है कि एनिमल में से पिग से जो है कि ह्यूमंस में आ रहा था। दूसरा है कि बैट से ह्यूमंस में आ रहा था। अब बैट से ह्यूमंस में कैसे आएगा? तो सिंपल सी है कि बैट जो है किसी भी फ्रूट को बाइट किया है और वह फ्रूट जो है या कोई फल है उसको अगर किसी ह्यूमंस ने खाया, हेल्दी ह्यूमन बींग्स ने, तो यह वायरस जो है वहां से हेल्दी ह्यूमन बींग्स में चला जाएगा बाय द फ्रूट। फ्रूट के थ्रू चला जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? यदि यह वायरस किसी के बॉडी में आता है तो कितने दिन से कितने दिन में यह सिम्टम दिखाता है अपना? तो कहते हैं ये 4 से लेके 14 दिन का टाइम लेता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका वो 4 से लेके 14 दिन होता है। उसके बाद इसका सिम्टम क्या क्या होता है, इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं निफा वायरस में? तो निफा वायरस का जो कॉमन सिम्टम है, पहले तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। बहुत सारे पीपल जो है इसका कैरियर बनते हैं जिनमें कि ये कोई भी सिम्टम नहीं आते। तो पहला तो होता है एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक। और दूसरा जो है वो है सिम्प्टोमेटिक, दूसरा जो है वो है सिम्प्टोमेटिक। अब वैसे पर्सन जिनमें सिम्टम आ रहे हैं तो उसमें क्या क्या सिम्टम आएगा हम लोग वो देखेंगे। तो पहला जो सिम्टम इसमें आता है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज में जो पहला सिम्टम है वो है फीवर। फीवर जो है कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे पहला जो है फीवर आता है। और इसमें फीवर जो है हाई ग्रेड फीवर आता है, 102 103 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट, जो है कि 102 से लेके 104 फ़ारेनहाइट तक इसमें फीवर आता है। दूसरा चीज जो है इसके साथ साथ फीवर के साथ जो है कि कॉमन सिम्टम हम लोग अभी देख रहे हैं, उसके साथ इसमें आता है हेडेक, हेडेक होता है। उसके साथ साथ आता है इसमें माइलेजिया, उसके साथ साथ इसमें सिम्टम आता है वोमिटिंग का, वोमिटिंग भी कई पेशेंट में होते हैं। उसके बाद जो है सोर थ्रोट, उसके अलावे उसमें वीकनेस, डिजीनेस, ये
जो सिम्टम है हमने अभी लिखा है, ये कॉमन सिम्टम है, जो कि आपको ये जनरल सिम्टम है, ये जनरल सिम्टम है। उसके बाद इसका जो है कि स्पेसिफिक सिम्टम क्या है, स्पेसिफिक में आते हैं जैसे कि इसमें एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम आने लगता है, और उसके साथ साथ यदि इंसेफ्लाइटिस हुआ तो उसके सिम्टम आने लगेंगे, साथ में फैटल इंसेफ्लाइटिस, फैटल इंसेफ्लाइटिस के केसेस भी आते हैं, फैटल इंसेफ्लाइटिस। और इसमें यदि सीवियर केसेस हैं, फैटल इंसेफ्लाइटिस में यदि सीवियर है तो सबसे पहला जो है कि इसमें सिम्टम आता है वो है सीजर, सीजर आता है। उसके साथ साथ जो है कि इसमें सीजर आता है, और सीजर के साथ साथ क्या होता है, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। उसके साथ साथ क्या है कि अल्टर मेमोरी, डिलीरियम। तो ये सारे सिम्टम जो है आने लगता है, सीजर, अनकॉन्शियसनेस, अल्टर मेमोरी। और उसके साथ साथ अगर यहां पे यदि पेशेंट को कंट्रोल नहीं होता है तो ये जो है कि आगे एडवांस अगर केस हो जाता है और सीवियर होगा तो अब यहां से जो है पेशेंट चला जाएगा कोमा में। अब यहां से पेशेंट जो है आपका कोमा में चला जाता है, कोमा में चला जाता है यहां पे पेशेंट। यदि कोमा में 20% केसेस, अब यहां से पेशेंट का रिकवरी हो पाना, फुल्ली रिकवरी हो पाना बहुत जो है कि टफ हो जाता है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है। यहां पर दो तरह के कंडीशन आते हैं कोमा में जाने के बाद। कोमा में जाने के बाद मात्र 20% केसेस, मात्र 20% केसेस, अप टू 20% केसेस, अप टू 20% केसेस पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाते हैं पेशेंट में, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। 20% केसेस तक पर्सनालिटी के डिसऑर्डर आ जाते हैं, और 40 से 70% केसेस में, 40 से 70% केसेस में जो है, 40 से लेके 80% केसेस में जो है वो डेथ हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो 40 से लेके 80% केसेस में जो है डेथ हो जाता है, और 20% केसेस में जो है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है। तो हम लोग का मेन एम जो होता है निफा वायरस में कि पेशेंट को कोमा तक ना पहुंचे, इसलिए हम लोग पहले से ही उसको ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये तो उसका सिम्टम था। उसके बाद आता है कि सिम्टम में जैसे एक्यूट हमने बताया था कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन आता है, तो रिस्पायरेटरी के क्या क्या सिम्टम आते हैं। तो रिस्पायरेटरी के जो सिम्टम है वो फिर कॉमन सिम्टम आ जाएंगे रिस्पायरेटरी के, जैसे उसमें कफ, खांसी बहुत ज्यादा होती है, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, एक्सपेक्टोरेशन, ये सारे सिम्टम जो है रिस्पायरेटरी के उसमें आते हैं। हम पता कैसे लगाएंगे कि इसमें निफा वायरस ही है, इसके लिए हमको डायग्नोसिस करना होता है। अब हम निफा वायरस के लिए जांच क्या करवाएंगे, तो डायग्नोसिस लिखेंगे। डायग्नोसिस में जो है निफा वायरस का वो है, पहला आता है आरटीपीसीआर टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट। अब आपका आरटीपीसीआर क्या है, तो आरटीपीसीआर का मतलब होता है रियल टाइम पॉलीमरेज, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो है इसका स्पेसिफिक है, हम अभी नॉन स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम जो भी लिखेंगे अभी वो स्पेसिफिक है। दूसरा जो हम लोग कराते हैं आरटीपीसीआर के अलावे, वो कराते हैं इसमें एलाइजा।
एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे सर्वे। एलाइजा कराते हैं। उसके बाद हम लोग जो है तीसरा जो जांच कराते हैं वो है वायरस आइसोलेशन बाय सेल कल्चर। तो बेसिकली इतना जाना नहीं पड़ता है वायरस आइसोलेशन सेल कल्चर में। बेसिकली हम लोग 2 टेस्ट करा लेते हैं, आरटीपीसीआर से ही हम लोग को पता लग जाता है, और दूसरा अगर हम लोग को कराना भी हुआ तो एलाइजा में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन कराते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन है और इससे हम लोग पता लगाते हैं। तो एलाइजा हो गया और दूसरा हो गया आपका आरटीपीसीआर, इससे हम लोग पता लगा लेते हैं। बाकी नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक में जैसे आप सीबीसी, नॉन स्पेसिफिक में जैसे आप अकॉर्डिंग टू पेशेंट के कंडीशन आप जांच करा सकते हैं। जैसे आप सीबीसी कराएंगे, उसके बाद आप सीआरपी कराएंगे, ये सब चीज जो है कि टेस्ट हम लोग कराते हैं। जैसे सीबीसी है, सीआरपी है, उसके बाद है कि हम लोग इसी में करा लेते हैं एलएफटी, केएफटी, बहुत सारे जांच कराते हैं। और उसके साथ साथ है कि हम लोग एक और जांच कराते हैं यहाँ पे, यदि किसी तरह का डिस्चार्ज रहा रिस्पायरेटरी से किसी तरह का डिस्चार्ज है, क्योंकि वायरस की वजह से तो नहीं लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसके लेकर हम लोग रिस्पायरेटरी में, तो उसका भी हम लोग जो है कि एक एक्सरे करा लेते हैं रिस्पायरेटरी का। तो हम लोग एक एक्सरे कराते हैं, एक्सरे ऑफ चेस्ट, और जिसमें कि हम लोग पीए व्यू कराते हैं ताकि हम लोग लंग्स का कंडीशन को जान सके। ये रेडियोलॉजी में है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और दूसरा जो है कि हम लोग सीटी करा लेते हैं, सीटी स्कैन। उसके साथ साथ हम लोग अगर ब्रेन के बारे में देखें तो ब्रेन में भी हम लोग जो है सीटी स्कैन, साथ में कहता है कि अगर सीटी स्कैन से क्लियर नहीं हो रहा है तो एमआरआई ऑफ ब्रेन कराइए। और उससे भी आगे अगर आपको करानी है तो इसके लेकर हम लोग एक और कराते हैं। यदि पेशेंट का पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है तो वहां पर हम लोग ईईजी का सहारा लेते हैं। ईईजी, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम, हम लोग वहां पर कराते हैं, जिससे कि हम पेशेंट के पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हम लोग अलग अलग वेव को समझ के वहां पे फिर से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है। तो पहला जो आता है ट्रीटमेंट, तो एक्चुअली निफा वायरस का कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन अभी तक जो है कि नहीं बना है। नो स्पेसिफिक मेडिसिन, कोई भी इसका स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन अभी तक नहीं है। ठीक जैसे अदर वायरस का है, किसी भी वायरस के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है, ठीक उसी तरह से। लेकिन बहुत सारे वायरस के लिए हम लोग के पास वैक्सीन होते हैं, लेकिन यहां पर कहता है कि अभी तक इसका वैक्सीन भी डेवलप नहीं हुआ है। तो नो वैक्सीन, अभी तक इसका वैक्सीन भी नहीं है हम लोग के पास। आगे जो है इसमें तो हम लोग करते क्या है, बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहां पर पेशेंट को करते हैं, लाइफ सपोर्ट करते हैं उसको। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहां पर हम लोग करते हैं जिस तरह का कंडीशन हो। यदि बहुत ज्यादा सीवियर केसेस है तो हम लोग इंटेंसिव सपोर्टिव केयर करते हैं। जैसे पेशेंट को अगर रिस्पायरेटरी में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है, तो हम लोग उसको ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं। या बहुत ज़्यादा अगर सीजर आ रहा है तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वहाँ पर हम लोग चलाते हैं। और फीवर है तो उसके लेकर फीवर की मेडिसिन चलाते हैं, पेन है तो पेन के लेकर मेडिसिन चलाते हैं। तो बस वहाँ पर हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। उसके साथ है कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम लोग, आखिर बचेंगे कैसे। प्रिवेंटिव क्या है निफा वायरस का,
और हम लोग कैसे निफा वायरस से बच सकते हैं। तो हम लोग को निफा वायरस के लिए सबसे पहला जो प्रिवेंटिव में आता है वो है मास्क का यूज। एक्चुअली रिस्पायरेटरी के थ्रू भी बॉडी में इंटर करता है, तो इसलिए हम लोग को मास्क का यूज करना होगा, मास्क का यूज का प्रॉपर यूज करना है। दूसरा जो आता है वो है सैनिटाइजेशन का। सैनिटाइजेशन प्रॉपर जो है कि हमको भर दिन में 5 से 7 बार जो है कि हाथ को जो है कि क्लीन करना है साबुन से, पानी से, और उसके साथ जो है कि हमें सैनिटाइजेशन करना है। उसके बाद कहता है 2 गज दूरी। 2 गज दूरी, जैसे कि हम लोग का स्लोगन भी जो है कि दिया गया था 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ठीक उसी तरह से हम लोग को करना है। और इसमें एक खास चीज़ का ध्यान रखता है, कोविड-19 में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक खास चीज़ का हमको ध्यान रखना है, वो है किसी भी फ्रूट को खाने से पहले, क्योंकि इसका जो फैलाने वाला जो है वो है आपका बैट, चमगादड़ से। तो चूंकि फ्रूट है और किसी भी फ्रूट पे किसी भी बर्ड का या किसी भी चीज़ का अगर टीथ का इंप्रेशन हो, बेसिकली टीथ इंप्रेशन यानी कि दांत का अगर किसी भी तरह का इंप्रेशन अगर होगा किसी भी फ्रूट पे, तो हमें उस फ्रूट को नहीं खानी है, और हर एक फ्रूट को हम लोग को धोकर अच्छे से खानी है, जिससे कि हम निफा वायरस से बच सके।